जी, मेरी स्कूटी चोरी हो गई है। मैं 2 बार थाने गई, लेकिन दरोगा जी बिना पैसे लिए रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे हैं। क्या? किस थाने की बात कर रही हो? अगर ये बात सच है तो सिस्टम को आईना दिखाना ही पड़ेगा। दीदी, आप सीधा इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? अगर आप इतने बड़े ओहदे पे रहकर कुछ नहीं कर सकती हो तो फिर क्या फायदा तुम्हारे आईपीएस होने का? दीदी, आज हम दोनों मिलकर एक काम करते हैं, सादे भेष में थाने जाके सभी भ्रष्ट पुलिस वालों को रंगे हाथ पकड़ते हैं। तो ठीक है दीदी, दोनों लोग शाम 4 बजे सादे भेष में कैमरा छुपाकर थाने में रेड मारेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ेंगे। दोस्तों, यह कहानी इंदौर शहर की है, जहां हाल ही में नई आईपीएस अफसर की नियुक्ति हुई थी। उनका नाम अंजलि रेड्डी है और उनकी बहन प्रिया, जो फौज में है। दोस्तों, जिस पुलिस स्टेशन की शिकायतें आईपीएस मैडम के पास आ रही थीं, वहां का माहौल सच में बहुत ही खराब हो चला था। जब कोई आम आदमी उस पुलिस स्टेशन में अपनी कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आता, तो दरोगा साहब उनके साथ बहुत ही रौब और घमंड से पेश आते थे। ना तो उनकी शिकायतों को ध्यान से सुना जाता था और ना ही सही तरीके से लिखा जाता था। वहां सिर्फ पैसों का लेन देन चलता था। जब तक कोई पैसे ना दे, तब तक रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती थी, और अगर पैसे देकर रिपोर्ट दर्ज भी करा दी जाती तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती थी। आम आदमी कई कई दिनों तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहता था, लेकिन उन्हें सिर्फ टाल मटोल कर वापस भेज दिया जाता। दरोगा साहब का रवैया ऐसा था कि वह कुर्सी पर शर्ट के 2-3 बटन खोलकर बैठते थे और टेबल पर पैर रखकर ऐसे अंदाज में बैठते थे मानो वह कोई इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि गली का कोई गुंडा हो। वह दरोगा साहब अपने सामने किसी की नहीं सुनते थे और पूरे थाने का कामकाज भी उसी अंदाज में चल रहा था, गैर कानूनी तरीके से, बेईमानी और घमंड के साथ। इन सब बातों को देखने और जांचने के लिए आईपीएस मैडम और उनकी फौजी बहन ने जो योजना बनाई थी, अब उसे अमल में लाने का समय आ गया था। दोनों ने अपना भेष बदला, साधारण सी सलवार कमीज पहनी और अपनी कमीज के अंदर एक छोटा सा लाइव कैमरा भी छुपा लिया था ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। वे इस तरह से तैयार होती हैं कि कोई उन्हें पहचान ना सके। वो दोनों वहां से एक रिक्शा लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जैसे ही वे थाने के गेट के पास पहुंचते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो बाहर खड़ा एक कांस्टेबल उन्हें रोक देता है। वह गुस्से में कहता है, अरे रुको, कहां गुस्से चले जा रहे हो? पहले बताओ क्या काम है, कहां जाना है? आईपीएस मैडम जवाब देती हैं, हमें एक रिपोर्ट दर्ज करानी है, इसलिए अंदर जा रहे थे। तो कांस्टेबल झुंझलाकर बोलता है, तुम लोग ऐसे ही सीधे अंदर घुस जाओगे क्या? पहली बार आए हो थाने में? नहीं मालूम कि थाने के अंदर कैसे जाया जाता है? यह सुनकर आईपीएस मैडम थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती हैं कि जब बाहर खड़ा यह कांस्टेबल ही ऐसा व्यवहार कर रहा है तो अंदर का हाल कैसा होगा। तभी फौजी बहन प्रिया धीरे से आईपीएस मैडम को एक कोने में ले जाती है और कहती हैं, दीदी, अभी एक्शन लेने का समय नहीं है, हमें इसे पैसे दे देने चाहिए। देखते हैं अंदर जाकर यह लोग हमारे साथ और क्या क्या करते हैं। आईपीएस मैडम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करती है, क्योंकि वह इस पूरे ऑपरेशन को शांत और चुपचाप अंजाम देना चाहती थीं। फिर वह अपनी शर्ट की जेब से 200 रुपए का नोट निकालकर कांस्टेबल को थमा देते हैं। कांस्टेबल वह नोट देखकर तिरस्कार के भाव से बोलता है, क्या तुमने मुझे कोई भिखारी समझ रखा है जो 200 रुपए दे रहे हो? और पैसे निकालो अपनी जेब से। अब आईपीएस मैडम का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन फौजी बहन उन्हें शांत करती है। वह उनके कंधे पर हाथ रखती है और फिर अपनी जेब से एक और 500 रुपए का नोट निकालकर कांस्टेबल को देते हुए बोलते हैं, साहब, हम गरीब लोग हैं, इससे ज्यादा पैसे हमारे पास नहीं है। अगर आज हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कांस्टेबल उनकी बात सुनकर कहता है, ठीक है, ठीक है, अंदर जाओ। वहां सामने केबिन में साहब बैठे हैं, जाकर उन्हें अपनी समस्या बताओ और रिपोर्ट लिखवा लो। अब आईपीएस मैडम और फौजी बहन एक दूसरे का मुंह देखते हैं और बिना कुछ बोले सीधा दरोगा के केबिन के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उनके सामने का नजारा देखकर दोनों के चेहरे गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। दरअसल वहां का दरोगा साहब कुर्सी पर बैठा हुआ था और आराम से मूंगफली चबा रहा था। उसके पैर टेबल पर रखे हुए थे,
जैसे वह कोई सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि किसी गली मोहल्ले का दबंग हो। जब वह देखता है कि दो लड़कियां अंदर आई हैं तो वह धीरे से अपने पैर नीचे करता है और उन्हें देखकर बोलता है, हाँ बोलो क्या काम है, क्यों आई हो यहां? तो आईपीएस मैडम जो मजदूर के भेष में थीं, हाथ जोड़ते हुए निवेदन करती हैं, साहब हमारी ऑटो रिक्शा चोरी हो गया है, उसी की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। आप जल्दी से हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए और हमारा रिक्शा को ढूंढने में मदद कर दीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूं, उसी रिक्शा को चलाकर अपने परिवार का पेट भरती हूं। अगर वह रिक्शा नहीं मिला तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। हम पहले ही बहुत परेशान हैं। ये सुनते ही दरोगा साहब गुस्से से चिल्ला उठते हैं, तुम लोग सुबह से कहां मर गए थे, अब शाम को आकर हमें परेशान कर रहे हो? तो आईपीएस मैडम जवाब देती हैं, साहब सुबह से हम खुद ही अपनी रिक्शा को ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे कि खुद मिल जाए तो पुलिस स्टेशन के चक्कर ना काटने पड़े, लेकिन पूरे शहर में कहीं नहीं मिला। अब आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। दरोगा साहब हंसते हुए और घमंड भरे अंदाज में बोलते हैं, देखो ऐसे तो अब तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती, शाम हो चुकी है, अब हमारे लिए शाम का इंतजाम करो तब रिपोर्ट लिखेंगे। इस बात को सुनकर आईपीएस मैडम थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती हैं। वे चुपचाप दरोगा को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि क्या यही हमारे देश की व्यवस्था है। तभी फौजी बहन जो उनके साथ ही थी दरोगा से कहती है, साहब हमें आपकी बात कुछ समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इतना सुनते ही दरोगा साहब गुस्से से भड़क उठा। वह जोर से चिल्लाकर दरवाजे की तरफ देखते हुए कांस्टेबल को आवाज लगाता है, अबे ओ कांस्टेबल, इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकालो, इन भिखमंगों को तुमने अंदर आने कैसे दिया? कांस्टेबल तुरंत दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाता है। बाहर लाकर वह शांत लहजे में समझाता है, देखो अगर तुम लोगों को अपनी रिपोर्ट लिखवानी है तो पहले दरोगा जी की सेवा पानी करनी होगी। बिना सेवा के इस थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। बेकार में टाइम खराब मत करो, कुछ पैसे जमा करो और चुपचाप अपना काम निकलवाओ। इतनी बात सुनने के बाद आईपीएस मैडम और फौजी बहन एक बार फिर दरोगा के केबिन के अंदर जाते हैं। वे दोनों अपनी अपनी शर्ट की जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और दरोगा की टेबल पर रख देते हैं। लगभग 2000 रुपए की रकम होती है। फिर दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहते हैं, साहब हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं, इससे ज्यादा अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही दरोगा साहब टेबल पर रखे हुए पैसे को देखते हैं तो गुस्से में गरज उठते हैं। वह अपनी आवाज ऊंची करके बोलते हैं, सिर्फ इतने कम पैसों से तुम्हारी रिपोर्ट कैसे लिखी जा सकती है? तुम्हारे ऑटो रिक्शा को शहर में ढूंढने के लिए बहुत खर्चा आएगा, गाड़ी को इधर उधर घुमाना पड़ेगा, पेट्रोल लगेगा और हमें भी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तुम्हें अभी और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। दरोगा की यह बात सुनते ही फौजी बहन जो अभी तक आम लड़की के भेष में खड़ी थी गंभीर होकर बोल पड़ी, सर आपको तो सरकार से तनख्वाह मिलती है, गाड़ी का पेट्रोल डीजल ऑफिस का सारा खर्चा भी सरकार ही देती है। हम गरीब लोगों की परेशानियां सुनकर हमारी रिपोर्ट दर्ज करके हमें न्याय दिलाने के लिए ही तो आपको यह जिम्मेदारी दी गई है, तो फिर आप हर छोटी बात के लिए हमसे पैसे क्यों मांग रहे हो? फौजी बहन की यह बात सुनकर दरोगा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह झट से अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह चिल्लाकर बोला, अबे तू मुझे कानून का पाठ पढ़ाएगी क्या? ठहर जा, अभी बताता हूं तुझे कि कानून किसे कहते हैं और कैसे काम करता है। इतना कहकर दरोगा अपने डंडे को हाथ में लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी बाहर से तेज सायरन की आवाज पूरे पुलिस स्टेशन में गूंजने लगती है। 2 सरकारी गाड़ियां तेजी से थाने के बाहर आकर रुकती हैं। जैसे ही दरोगा अपने डंडे के साथ उनके पास पहुंचता है, उतनी देर में उन गाड़ियों से आईपीएस मैडम की स्पेशल टीम निकलकर पूरे थाने को चारों ओर से घेर लेती है। कुछ अधिकारी थाने के अंदर भी आ जाते हैं और दरोगा के सामने खड़े होकर उसे सख्त लहजे में कहते हैं, खबरदार, एक कदम और आगे बढ़ाया तो पहले यह जान लो कि जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है वह इस जिले की आईपीएस अफसर हैं और उनके साथ जो दूसरी महिला है वह उनकी बहन और देश की फौजी हैं। इतना ही नहीं, वे यह भी कहते हैं, तुमने अभी तक इनके साथ जो भी बर्ताव किया है वह सब रिकॉर्ड हो चुका है। हर एक बात, हर एक हरकत लाइव कैमरे में कैद है और सीधे हेडक्वार्टर में देखा जा रहा है। यह सब सुनते ही दरोगा साहब के होश उड़ जाते हैं।
उसके चेहरे से हवाइयां उड़ने लगती हैं। वह एकदम से पैरों के बल नीचे जमीन पर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, माफ कर दीजिए मैडम, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, रहम कीजिए। तब आईपीएस मैडम सख्त आवाज में उसे डांटते हुए कहती हैं, यही है तुम्हारा काम? क्या यही तुम्हारा फर्ज है? सरकार ने तुम्हें इसलिए नियुक्त किया था कि तुम पीड़ितों की मदद करो, ना कि उन्हें परेशान करके उनसे रिश्वत लो। तुम्हारी बहुत शिकायतें पहले भी आ चुकी थीं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद हमारे विभाग को बदनाम करने की कोई साजिश है। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी काली करतूतों को देख लिया है। अब कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम पर और इस पूरे थाने के स्टाफ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबूत हमारे पास हैं। इसके बाद आईपीएस मैडम और उनकी फौजी बहन मिलकर दरोगा और उसके पूरे स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज करवाते हैं। क्योंकि सभी सबूत वीडियो और ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड हो चुके थे, इसलिए केस बहुत मजबूती से कोर्ट में रखा गया। जज साहब भी यह सब देख सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। वे आदेश देते हैं कि पूरे थाने के स्टाफ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उनकी जगह पर नए ईमानदार अफसरों को तैनात किया जाए। साथ ही जज साहब यह भी आदेश देते हैं कि इस ऑपरेशन की वीडियो और फोटो जिले के हर पुलिस थाने में भेजी जाए, ताकि बाकी थानेदारों को भी सबक मिल सके कि अगर कोई भी अफसर या कर्मचारी ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा गया तो उसे भी उसी समय सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले से ही पुलिस विभाग को बहुत बदनाम किया जा रहा है। इसके बाद जैसे ही यह खबर पूरे इंदौर शहर में फैलती है, हर तरफ हलचल मच जाती है। लोग हैरान भी होते हैं और खुश भी कि अब सच में कोई ईमानदार अफसर जनता की भलाई के लिए मैदान में उतर चुका है। आईपीएस मैडम पूरे जिले के सभी थानों के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं, अगर किसी भी अन्य थाने में इस प्रकार की रिश्वतखोरी या लापरवाही का मामला सामने आया तो उसे इससे भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यही न्याय है। वे आगे कहते हैं, हमें अपनी पर्सनैलिटी यानी अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक दिशा में बढ़ावा देना चाहिए और अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। ऐसी हरकतें पूरे पुलिस विभाग को बदनाम कर रही हैं। अगर हम सब एकजुट होकर सुधार की दिशा में कदम उठाएं तो यह विभाग फिर से लोगों के भरोसे का केंद्र बन सकता है। हमें खुद को और पूरे सिस्टम को बेहतर बनाना है। जब यह बात आईपीएस मैडम के पिता तक पहुंचती है कि उनकी बेटियों ने थाने में जाकर रिश्वतखोरी का भंडाफोड़ किया है, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वह भावुक होकर सोचते हैं, मैंने अपनी बेटियों को हमेशा ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था और आज वे उसे सच में अपने जीवन में उतार रही हैं। उनका मन गर्व से भर उठता है कि उनकी बेटियां केवल अफसर और फौजी नहीं, बल्कि सच्ची सेवक बन चुकी हैं, जो लोगों की मदद के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना कर्तव्य निभा रही हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भ्रष्टाचार समाज के लिए एक अभिशाप है। जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। इसका समाधान तभी संभव है जब वरिष्ठ अधिकारी खुद सख्त कदम उठाएं और गलत करने वालों को सजा दिलाएं। व्यवस्था तब नहीं बदलती जब हम दूसरों की बुराई करते हैं। व्यवस्था तब बदलती है जब हम खुद जिम्मेदारी उठाकर उसे सुधारने का साहस दिखाते हैं।